देखो आकाशी, मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा। अभी कोई मेरा इंतजार कर रहा है, इसलिए मुझे जाना होगा। आकाशी, तुम्हारे पास मेरे कम्युनिकेशन की निगरानी है ना? तुम देख सकती हो। मैं तुम लोगों से बाद में संपर्क करूंगा, ठीक है? अभिमन्यु उन सब से मिलकर वहां से निकल गया और पुल की ओर चल दिया। हर्षील और आकाशी थोड़ा निराश दिखे, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। अभिमन्यु ने अचानक एक काले रंग की टेढ़ी मेढ़ी डोर अपनी दाहिनी कलाई पर बांधा और उसे घूरने लगा। ये डोर मुझे समय के बारे में बताएगी। ये बड़बड़ाते हुए उसने इशारा किया कि शायद अब वो दौड़ने वाला है। 2 बजे से पहले मेरे घर आ जाना। ये एक चमत्कारी था कि दादी ने अभिमन्यु द्वारा छोड़े गए काले बिंदु के जरिए अभिमन्यु से बात की। उस ब्लैक डॉट के जरिए अभिमन्यु कम्युनिकेशन कर सकता था और सीधे दादी को संदेश भेज सकता था। जादूगर क्षेत्र के अंदर जादूगरनी दादी का घर बाहर से खामोश दिखाई दे रहा था। खिड़कियों के बगल में लंबी मेज पहले से ही साफ दिखाई दे रही थी और एक सफेद फीता कंबल से ढका हुआ था। उसके चारों ओर 3 लाइट जादूगर बैठे हुए थे। बूढ़ी जादूगरनी दादी एक लंबी कुर्सी पर बैठी हुई थी और ध्यान से अपने चश्मे के किनारों को पोंछ रही थीं। हीमनीश के हाथ में एक सफेद पंख वाला कलम था और वो चमड़े के कागज के एक टुकड़े पर कुछ लिख रहा था। उसके बगल में एक युवा महिला जादूगरनी भी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसकी आंखें बंद थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सोच रही हो। उसका शरीर ठंडी छाया से घिरा हुआ था। हीमनीश ने पेन नीचे रख दिया और कागज को हल्का सा हिलाया। चमड़े के कागज पर स्याह हवा में गायब हो गई और कुछ ही सेकंड में लिखे हुए शब्द भी गायब हो गए। मेज पर रखा पंख का कलम अनगिनत सफेद लाइट बिंदुओं में बदल गया और वो भी धीरे धीरे गायब हो गया। मैंने पहले ही लक्ष्य और 2 अन्य जादूगरों को जानकारी दे दी थी। वे आज यहां आ जाएंगे, देखिएगा। ये कहकर हीमनीश मुस्कुराया। तो तुम्हारे हिसाब से लक्ष्य वो आखिरी जादूगर था जिसकी तुम्हें जरूरत थी, है ना? उस महिला जादूगरनी ने पूछा। उसकी बातों में ज्यादा भाव नहीं था। हाँ, वो गैस के स्तर पर है, लेकिन हमें विश्वास है कि वो मिशन के दौरान हमारी सहायता कर सकता है। हीमनीश ने सिर हिलाया। अरे रुको रुको, लक्ष्य ने मुझसे ट्री किलर दवाई का फॉर्मूला पूछा था। मुझे लगता है कि वो किसी से उसके लिए दवाई तैयार करने के लिए कहना चाहता है। नीलम, मुझे याद है कि तुम्हारे पास अभी भी ब्लैक रोज ऑयल की एक बोतल है कि नहीं, बताओ? मुझे लगता है कि उस दवाई को सफलतापूर्वक बनाने के बहुत कम चांसेस होंगे। तो तुम उसके साथ व्यापार क्यों नहीं कर लेती? वो दवाई उसे दे दो और उसके बदले में कुछ ले लो। बूढ़ी जादूगरनी ने कहा। तब तक अभिमन्यु वहां आ गया था। उसने बीच में बात टोकते हुए कहा, अरे जरूर जरूर, मुझे आपके साथ व्यापार करने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी चीज होती जिसकी मुझे जरूरत होती तब करता मैं व्यापार। अभी तो ऐसे आसार नहीं है, अभिमन्यु ने कहा। दरवाजे पर खटखट की आवाज आती है। उसी वक्त एक लड़की भी दरवाजे पर दस्तक दे रही होती है। जादूगरनी दादी ने धीरे से अपना चश्मा उठाया और दरवाजे की ओर इशारा किया। अंदर आ जाओ, जो भी है अंदर आ जाओ। लकड़ी का दरवाजा 1 सेकंड के लिए चमक उठा। ऐसा लग रहा था कि दादी जादूगरनी ने अपनी सतह पर लगाए गए एनर्जी कणों को हटा दिया है। धक्का देकर दरवाजा खोल दिया गया है। दरवाजा खुलने के बाद हरे चोगे में एक आदमी अंदर चला आया। उस आदमी की गहरी हरी आंखें और एक जलीय नाक थी। हालांकि बाहर धूप थी, लेकिन किसी कारण से उस आदमी के बाल गीले लग रहे थे। भेवान जादूगर, आइए आइए, कृपया बैठिए। दादी जादूगरनी ने बगल में एक कुर्सी की ओर इशारा किया। भेवान जादूगर ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाने का नाटक सा किया। यहां तो बहुत सारे लोग हैं, इसका मतलब है कि मैं आखिरी नहीं हूं। शायद मेरे बाद और भी कोई आ सकता है। उसकी आवाज गहरी और तेज थी। भेवान जादूगर कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसने बात करना बंद कर दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। हीमनीश को भेवान को टीम में देखने की उम्मीद नहीं थी। वो हैरान था। कमरे में सन्नाटा फैला हुआ था। जादूगरों की उम्र बहुत लंबी होती है
और उनमें से अधिकांश धैर्यवान होते हैं। 2 बजने में अभी भी कुछ समय बाकी था। वो 2 बजने का इंतजार कर रहे थे। चारों वहीं बैठे रहे जब तक कि दरवाजे पर एक बार फिर से दस्तक नहीं हुई। तभी छोटे भूरे बालों वाले एक मांसल व्यक्ति ने दरवाजा खोला और कमरे में प्रवेश किया। उस आदमी का चेहरा औसत दर्जे का था, लेकिन उसकी आंखें तेज और गहरी थीं। वो एक लंबे भूरे रंग के कपड़ों में ढका हुआ था। सिर्फ उसकी गर्दन हवा में बातें कर रही थी। उस आदमी ने चारों ओर देखा और दादी ने उसके गले में चांदी की चमक देखी। अरे लक्ष्य, तुम यहां कैसे? हीमनीश ने मुड़कर अभिमन्यु को देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अभिमन्यु ने सिर हिलाया। अरे मैसेज देखते ही मैं चल पड़ा। ऐसा लगता है जैसे मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूं। हीमनीश ने अभिमन्यु को जहाज चलवाने वालों से मिलवाया। उन्होंने अभिमन्यु की तरफ देखा पर कुछ बोला नहीं। अभिमन्यु एक खाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। आधे घंटे के बाद दरवाजा फिर से खोल दिया गया। एक गंजा बूढ़ा इंसान दरवाजे के अंदर चला रहा था। वो गहरे पीले रंग के चोगे से ढका हुआ था। मुझे माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। बूढ़े का शरीर मजबूत था, जबकि उसकी आवाज गहरी और तेज थी। उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे, जिससे लग रहा था कि वो शायद एक जिद्दी इंसान है। श्री देवाशीष, आप यहां आए, स्वागत है आपका। हीमनीश तुरंत खड़ा हो गया और बूढ़े व्यक्ति की ओर देखकर बोला, हीमनीश, मेरी सामग्री कहां है? देवाशीष ने कहा। ऐसा लग रहा था कि देवाशीष हीमनीश को बहुत पसंद करता है और हीमनीश द्वारा उसका अभिवादन करने के बाद वो मुस्कुरा रहा था। देवाशीष, आप चिंता ना करें, मैं अपने परिवार से कहूंगा कि वो आपसे मिले, लेकिन मिशन पूरा होने के बाद मैं अपना वादा निभाऊंगा। हीमनीश ने धीमे स्वर में जवाब दिया, जरूर जरूर, मुझे तुम पर भरोसा है। यही सही रहेगा। देवाशीष ने सिर हिलाया और आखिरी खाली कुर्सी पर बैठ गया। अभिमन्यु कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसने देखा कि बूढ़ा देवाशीष टेबल के नीचे हीमनीश के पैर छू रहा है। अभिमन्यु 1 सेकंड के लिए कांप उठा। उसे पसीना आने लगा। अभिमन्यु ने शर्म से अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। दादी जादूगरनी ने खास कर कमरे के चारों ओर देखा। सुनो सब, हम मिशन पर चर्चा करेंगे अब, क्योंकि अब यहां जितने भी लोगों को आना था सब आ चुके हैं। नीलम जादूगरनी ने अपने होंठ हिलाए। मैं अपने साथ 3 स्टूडेंट्स को ले जाऊंगी। वे सभी मॉन्स्टर योद्धा हैं। हीमनीश ने देवाशीष पर एक नजर डाली और कहा, मेरे पास कुल 8 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 3 स्टूडेंट्स रैंक 5 के और 3 शूरवीर हैं। इस तरह से बहुत लोग हो जाएंगे हमारे पास। इसके अलावा हमें व्यापारियों के साथ भी समझौता करने की जरूरत है और हमें खंडहरों की जानकारी को सभी से छुपा कर रखना होगा। उसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। दादी जादूगरनी ने अपनी आंखों को घुमाते हुए सबको देखा। चिंता मत करो मेरे बच्चे, यहां का प्रिंस मेरा अच्छा दोस्त है और समझौता 5 मिनट में किया जा सकता है। साथ ही आप मेरे अधिकांश स्टूडेंट्स को तो पहले से ही जानते हैं। वे हमारे आखिरी वाले मिशन पर भी मेरे साथ गए थे और आप उन पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। ये कहते हुए दादी ने चुटकी ली। ठीक है दादी, ठीक है, आप जो कह रही है मैं समझ रहा हूं, हीमनीश ने कहा। और अभिमन्यु और गंजे जादूगर ने देवाशीष की ओर देखा। देवाशीष ने हीमनीश के पैर को रगड़ना बंद कर दिया और उसका चेहरा फिर से गंभीर हो गया। मेरे 2 स्टूडेंट्स मॉन्स्टर योद्धा हैं, देवाशीष ने कहा। अभिमन्यु ने चारों ओर देखा। उसे नहीं पता था कि सभी अपने पास स्टूडेंट्स रखते हैं। वो हमेशा ही अकेला रहा क्योंकि वो बहुत सारे रहस्य रखना चाहता था और वो अपने स्टूडेंट्स को धोखा देने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिस पर वो पूरी तरह से भरोसा कर सके, लेकिन उस व्यक्ति का भी मजबूत होना जरूरी था। ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसने किसी को भी अपना स्टूडेंट नहीं बनाने का फैसला किया था। देखिए, फिलहाल मेरा तो कोई स्टूडेंट नहीं है, अभिमन्यु ने हल्के स्वर में कहा।
कमरे में मौजूद और लोग उसकी बातें सुनकर थोड़ा हैरान हुए। अच्छा, ऐसी बात है, कोई बात नहीं। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए और योजना के बारे में चर्चा करनी चाहिए। मेरी यहाँ 3 अलग अलग योजनाएं हैं। दादी जादूगरनी ने यह कहकर मेज पर रखे नक्शे की ओर इशारा किया और सब मिलकर योजना बनाने लगे। 10 दिनों बाद लोकल एरिया कंचपानी बंदरगाह। अभिमन्यु कंचपानी बंदरगाह पर खड़े जहाज की छत पर खड़ा था और वहां से चारों ओर देख रहा था। कंचपानी बंदरगाह छोटी और खाली थी। केवल पानी से बने कई सफेद पत्थर के पुल थे वहां। सफेद कवच वाले सैनिकों की टीम जहाज पर चढ़ रही थी, जबकि जादूगर छत से ही आदेश दे रहे थे। अरे, मैंने हीमनीश और देवाशीष को एक ही जहाज पर चढ़ते देखा, समझ रहे हो ना? अभिमन्यु ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोला। मुझे पहले से ही पता था कि वे इस बार इसी जहाज का उपयोग करेंगे और साथ जाएंगे। भेवान ने भी एक जहाज लिया है। मैं आपके जहाज पर हूं क्योंकि मुझे आपके साथ हमारे रास्ते में व्यापार के बारे में चर्चा करनी है। आपके पास ब्लैक रोज ऑयल है ना? नीलम जादूगरनी ने कहा। अभिमन्यु के भाव गंभीर हो गए। क्या चाहती हो तुम? क्या मैं वो ऑयल तुम्हें दे दूं? मेरे पास फिलहाल लगभग 4 किलोग्राम ब्लैक रोज ऑयल है। तुम्हारे पास क्या है जो तुम मुझे बदले में दोगी? मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसकी कीमत कम से कम तेल के बराबर हो। हालांकि मुझे पता नहीं कि वो चीज मेरे काम आएगी या नहीं, लेकिन नियमों का पालन तो करना ही पड़ेगा। एक चीज के बदले दूसरी चीज तो लेनी ही पड़ेगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैलीन के न्यूट्रलाइजर की एक बोतल के बारे में क्या ख्याल है? वो है मेरे पास, नीलम ने कहा। अभिमन्यु थोड़ा हैरान हुआ। उसके पास केवल एक आम दवाई बची थी। उसने कुछ समय पहले अभ्यास करते हुए उस दवाई को बनाया था और इस समय उसे उसकी बेहद जरूरत थी। उसके लिए वो बहुत ज्यादा मूल्यवान थी। अरे रुको रुको रुको, क्या तुमने इसे खुद बनाया है? क्या तुम एक दवाई मास्टर हो? नीलम जादूगरनी ने पूछा क्योंकि वो हैरान थी। हाँ, इसे मैंने ही बनाया है। अभिमन्यु ने सिर हिलाया। हालांकि उसने इस दवाई को बनाने के लिए कभी भी किसी प्रोफेसर का सहारा नहीं लिया। उसने अपनी चिप की सटीक अनुकरण की मदद के साथ उसे स्वयं ही क्राफ्ट किया था। देखिए, मैंने सुना है कि जैलीन का न्यूट्रलाइजर जो है वो आम है, लेकिन इसे बनाना बहुत मुश्किल है। हालांकि इसका उपयोग केवल दवाई बनाने के लिए ही किया जा सकता है। फिर भी इसके बदले आपको अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ेगी। वास्तव में मेरे पास एक विशेष फॉर्मूला भी है। अगर आप मेरे लिए दवाई तैयार कर सकते हैं तो मैं आपको उपहार में काला गुलाब का तेल दूंगी। क्या आपको यह सौदा मंजूर है? नीलम जादूगरनी ने पूछा। पहले तो मुझे यह जानना होगा कि आखिर तुम मुझसे बनवाना क्या चाहती हो, अभिमन्यु ने कहा। देखिए, बेलगामी में भी ऐसा कोई जादूगर नहीं है जो दवाई बनाता हो। एक दवाई गुरु को ट्रेन करने के लिए इसमें 1 टन साधन लगते हैं और यहां तक कि वो जो 3 ग्रुप्स हैं जो कि सबसे ज्यादा प्रमुख हैं, वो भी इसे नहीं संभाल सकते। मैं पहले ही 50 से ज्यादा ऐसे प्रोफेसर से मिल चुकी हूं जो दवाई बनाते हैं। अगर तुम मेरे लिए दवाई को सफलतापूर्वक बना पाए तो मैं वादा करती हूं कि ब्लैक रोज ऑयल के अलावा और भी बहुत सारी चीजें तुम्हें दूंगी। अभिमन्यु से मिलने के बाद से नीलम जादूगरनी के मुंह से निकला यह सबसे लंबा भाषण था। लेकिन एक समस्या है, मैं सामग्री और डिवाइस के बिना कुछ नहीं कर सकता, अभिमन्यु ने कहा, क्योंकि वो थोड़ा जिज्ञासु था। वो जानना चाहता था कि फॉर्मूला कितना मुश्किल है। इसमें कोई समस्या नहीं है, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये बोलकर नीलम जादूगरनी छत की दूसरी ओर चली गई। उसके 3 योद्धा केबिन के पास बातें कर रहे थे। 2 लड़के और 1 लड़की थी। वे सभी काले चमड़े के कवच से लैस थे। नीलम जादूगरनी को अपनी ओर आते देख तीनों ने बात करना बंद कर दिया। नीलम जादूगरनी ने अपने स्टूडेंट से फुसफुसाया और उनमें से एक ने सैनिक से बात की जो अभी भी पुल पर खड़ा था। सिपाही ने सिर हिलाया और सामान लेकर जहाज की ओर भागा। कुछ मिनट के बाद सैनिकों का एक ग्रुप हाथ में काला केस लिए जहाज पर चढ़ गया। उन सामानों को छत पर लाइन से सजाया गया।
नीलम जादूगरनी ने सिर हिलाया और संतुष्ट दिखते हुए अभिमन्यु के पास चली गई। सुनो, हमने जहाजों के चलने के बाद स्लीपिंग पाउडर का उपयोग करने का फैसला किया है। हमें यह पक्का करने की जरूरत है कि कोई भी हमारे स्थान की जानकारी को लीक ना करे। एक बार यह पक्का हो जाए, उसके बाद तुम दवाई की क्राफ्टिंग शुरू कर सकते हो। नीलम जादूगरनी ने कहा। क्या कहा? स्लीपिंग पाउडर? अरे लेकिन क्यों? हम जादूगरों को भी खंडहरों से परेशानी हो रही है, लेकिन स्लीपिंग पाउडर? हम इतने सैनिकों और स्टूडेंट्स को क्यों ले जा रहे हैं जब हमें उन्हें स्लीपिंग पाउडर ही देना है? अभिमन्यु ने सोचा। देखो, हम सभी काले जादूगरों की तरह नहीं लड़ सकते। मुझे लगता है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए ना, वो यहां पर है। दवाई, डिवाइस और आवश्यक सामग्री, यही चाहिए ना तुम्हें? पहले जैसा मैं कह रही हूं वैसा होगा, उसके बाद तुम इन चीजों को आजमा सकते हो। नीलम जादूगरनी ने हल्के से उत्तर दिया। जितना मैंने सोचा था ये उतना आसान नहीं है। मुझे बहुत सारी सामग्रियों की जरूरत है। यहां मुझे क्राफ्टिंग प्रोसेस के दौरान अच्छी खासी सामग्री मिल सकती है जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। यह फॉर्मूला निश्चित रूप से बढ़िया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इसे सुधार नहीं सकता। शायद यहां और भी चीजों की जरूरत पड़ेगी मुझे, और शायद इस लड़की से मैं वो हासिल कर सकता हूं। अभिमन्यु ने सोचा, क्या अभिमन्यु जादूगरनी नीलम के काम आ पाएगा? क्या अभिमन्यु अपने नए प्रयोग को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर पाएगा? क्या ऐसा है? नीलम जादूगरनी उलझन में थी। अभिमन्यु ने मान लिया कि इस महिला ने कभी भी दवाई क्राफ्टिंग के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है। अच्छा ठीक है, पहले मुझे नमूना दिखाओ। हो सकता है कि मैं इसे बिना किसी विशेष सामग्री के बना लूं। हालांकि मैं इस समय तुमसे इस बात का वादा नहीं कर सकता। उसने नीलम जादूगरनी को देखते हुए कहा। पक्का? आप कर लोगे ये? नीलम ने कहा। उसने झट से अपनी बेल्ट की थैली से एक छोटी क्रिस्टल की शीशी निकाली। वो शीशी लगभग एक उंगली के आकार की थी और उसके अंदर कुछ खूनी लाल सा दिखाई दे रहा था। नीलम जादूगरनी ने वो शीशी अभिमन्यु को सौंप दी। ये नमूना है मेरे पास, ये लीजिए। अभिमन्यु ने उसे अपने हाथ में लिया और डॉट को हटा दिया। फिर उसने उस लिक्विड को सूंघा। उसमें से फलों की खुशबू आ रही थी, साथ में उसमें नींबू की महक भी थी। फिर अभिमन्यु ने कुछ तरल अपने मुंह में डाला। उसका स्वाद कड़वा था और मसालेदार था। राइनो पृथ्वी का खून है क्या ये? अभिमन्यु को यकीन नहीं था कि उसने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है। आप सही कह रहे हैं, इसे एक बड़ी मादा पृथ्वी राइनो से लिया गया है, नीलम जादूगरनी ने कहा और सिर हिलाया। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मैं इसे एक दवाई में बदल दूं? मुझे यकीन है, और इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है, कि तुम्हें यहां कोई ऐसा दवाई मास्टर नहीं मिल पाएगा जो तुम्हारे आदेश का पालन करे। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, राइनो रक्त का उपयोग आमतौर पर विस्फोटक दवाई बनाने के लिए किया जाता है। क्या तुम वाकई इसे बेअसर करना चाहते हो और इससे एक सामान्य दवाई बनाना चाहते हो? नीलम जादूगरनी ने पूछा। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कुछ समझ नहीं पाया। उसने नीलम जादूगरनी को घूर कर देखा और पूछा। उसके बाद उसने आगे कहा, ठीक है, मैं समझ रहा हूं। देखो, मैं कोशिश कर सकता हूं और इसे और अधिक स्थिर बना सकता हूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसे अच्छी तरह से कर पाऊंगा या नहीं। अभिमन्यु ने अपनी बात पूरी की। अब नीलम जादूगरनी थोड़ी निराश लग रही थी। उसने कहा कि ठीक है, मेरे लिए अगर हो सके तो ऐसा कर दो प्लीज, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि ये रक्त खराब ना हो।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, समझे ना? कोई बात नहीं, मेरे कमरे में इस डिवाइस को भेजो। इसके अलावा मुझे एक गहरे रंग के पेड़ के कुछ ताजी जड़ें चाहिए, वो ढूंढो और मेरे पास लेकर आओ, अभिमन्यु ने कहा। वो मुड़ा और हाथ में शीशी लिए अपने केबिन में चला गया। नीलम जादूगरनी ने एनर्जी कणों का उपयोग करके अपने शब्दों को अभिमन्यु को भेजा। मैं सिर्फ इतना कर सकती हूं कि मैं तुम्हारे लिए काला गुलाब का तेल तैयार करूंगी, ठीक है? इसे बनाने में शायद मुझे थोड़ा समय लगेगा। इसके अलावा अगर तुम खंडहर के पेड़ का दिल लेने में कामयाब होते हो तो उसे प्लीज मेरे लिए रख लेना। अभिमन्यु ने एनर्जी कणों का उपयोग करते हुए उस संदेश का जवाब दिया। पेड़ का दिल, अच्छा, लेकिन यह तो लगभग असंभव है। अब उन दोनों की बातचीत से ऐसा लग रहा था कि शायद उनका व्यापार पूरा हो गया है। ब्लैक रोज ऑयल राइनो के खून की शीशी से कहीं ज्यादा कीमती थी। अभिमन्यु को अभी भी पता नहीं था कि नीलम जादूगरनी रक्त के साथ क्या करना चाहती है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि स्थिर राइनो रक्त प्राप्त करना इस समय उसकी प्राथमिकताओं में से एक था। करीब 1 घंटे बाद अभिमन्यु बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था और वो कुर्सी पर बैठ गया। अब मुझे बस उसका इंतजार करना है। मैंने अपना काम पूरा कर लिया। वो दरवाजे के पास गया और उसे धक्का देकर खोल दिया। लाल चमड़े का कवच पहने एक गोरा आदमी दरवाजे के बाहर खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो यहां कुछ देर पहले से इंतजार कर रहा हो। मास्टर लक्ष्य, ये ब्लैक रोज ऑयल है, कृपया इसे स्वीकार करें। उसने अपना दाहिना हाथ छाती पर रखा और धीमी आवाज में बोला। कितनी दानी है वो? अभिमन्यु अपने मन में सोचकर मुस्कुराया। फिर उसने कहा, अच्छा, नीलम से कहो कि मैं उसके भरोसे की सराहना करता हूं और मैं उसको इनाम जरूर दूंगा। जी, जैसा आप ठीक समझें, उस गोरे आदमी ने विनम्रता से कहा और चला गया। अभिमन्यु ने उस आदमी को जाते हुए देखा। वो जानता था कि नीलम का बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतनी आसानी से अनोखी दवाई दे देगी। साथ ही उसने कहा था कि वो बेलगामी के सभी दवाई के प्रोफेसर से मिलने भी जाएगी। नॉर्मल परिवारों के जादूगर ऐसा कभी नहीं कर सकते थे। वो आगे बढ़ा, केस उठाया और उसने खोला। एक काला चीनी मिट्टी का बर्तन लकड़ी के टुकड़ों से ढका हुआ था। उस बर्तन की सतह खुरदरी थी और इसे सफेद जलरोधक कपड़ों के टुकड़े से सील कर दिया गया था। अभिमन्यु ने कपड़ा हटा दिया और उसके ऐसा करते ही गुलाब की सुगंध हवा में फैल गई। अंदर का तेल गहरा और चिपचिपा था। यह काले शहद की तरह लग रहा था। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसकी पहली उंगली के सिरों से चांदी की कई सुइयां निकली। अभिमन्यु ने सुइयों को तेल में डुबोया। अभिमन्यु ने उन सुइयों को बर्तन से बाहर निकाल लिया। उसके बाद उन सुइयों को काले तेल की एक पतली परत के साथ रख दिया। जैसे ही अभिमन्यु ने तेल को अग्नि एनर्जी कणों से रोशन किया, सुइयों पर गहरी लौ चमक उठी और वो जो खुशबूदार गुलाब की सुगंध थी वो सड़े हुए बदबूदार गंध में बदल गई। हाँ, ये असली है, ये असली काला गुलाब का तेल है, अभिमन्यु ने सोचा। वो परिणाम से संतुष्ट था। उसने सावधानी से आग बुझाई और सुइयां धीरे धीरे उसकी त्वचा में समा गईं। उसने बर्तन को सील कर दिया और कमरे से बाहर निकलने से पहले उसे टेबल पर रख दिया। इस जहाज पर केवल 2 जादूगर थे, लेकिन अभिमन्यु को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि उसका सामान कोई चुरा लेगा। हालांकि उसे इस बात का संदेह था कि नीलम के स्टूडेंट्स को पता था कि ब्लैक रोज ऑयल का उपयोग किस लिए किया जाता है। उसने कुछ एनर्जी कणों को केवल अलार्म के लिए बर्तन की सतह पर लगाया। उसने जहाज में मौजूद कई खाली केबिन्स में से छत वाले केबिन को चुना था, इसलिए वो जब चाहे तब किसी भी दूसरे केबिन में स्विच कर सकता था। उसके केबिन के दाहिनी ओर एक रेलिंग बनी हुई थी। सफेद समुद्री लहरें समय समय पर जहाज से टकरा रही थीं। वो बाएं मुड़ा और छत के सामने की ओर चला गया। नीलम सफेद समुद्री पक्षी के पास खड़ी थी, उसके साथ खेल रही थी। वो ऐसा लग रहा था कि नीलम को छूकर पक्षी को मजा आ रहा है। वो पक्षी खुशी से चहचहाने लगा। अभिमन्यु जल्दी से नीलम के पास गया, लेकिन जैसे ही उस पक्षी ने अभिमन्यु को आता देखा, वो उड़ गया। हालांकि उड़ने के बाद भी वो पक्षी जहाज पर ही घूम रहा था। नीलम पीछे पलटी। उसने मुस्कुराना बंद कर दिया। उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए।
नीलम ने अभिमन्यु से पूछा, कैसी चल रही है तुम्हारी तैयारी, क्या प्रगति है? हाँ, मैं आखिरी कदम पर हूं। अपने लोगों से मैंने केबिन की रक्षा के लिए कहा हुआ है और शायद वो 3 घंटे के अंदर अंदर वहां की सुरक्षा मुहैया करवा लेंगे। अभिमन्यु ने शांति से जवाब दिया। हाँ, ये तो ठीक है। ये कहते हुए नीलम ने अपने एक स्टूडेंट की ओर देखा। टॉप योद्धा ने उनकी बातचीत को पहले ही सुन लिया था, इसलिए उसने अपना सिर हिलाया और तलवार के हैंडल पर अपना दाहिना हाथ रखते हुए अभिमन्यु के केबिन की ओर चला गया। देखो, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूं कि हम अपनी मंजिल तक कब तक पहुंच जाएंगे। हमें पहले एक पब्लिक आइलैंड पर जाना होगा और सैनिकों को वहां छोड़ना होगा। इसके अलावा हमें बाद में दूसरे जहाज पर जाने की जरूरत होगी। मुझे लगता है कि समुद्र में हमें लगभग 7 या 8 दिन लगेंगे। हम व्यापार क्षेत्र में जा रहे हैं, इसलिए शायद ऐसा होगा। तुमने यहां सफेद समुद्री पक्षी को देखा है ना? इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब है कि हम भूमि या किसी आइलैंड के करीब पहुंच रहे हैं। नीलम ने एक सुर में उत्तर दिया। हाँ, हो सकता है कि तुम्हारी बात सही हो। वैसे मैं एक बंजारा किस्म का जादूगर हूं, इसलिए मैं बेलगामी के बारे में ज्यादा नहीं जानता। क्या तुम मुझे यहाँ के सिस्टम के बारे में बता सकती हो, जैसे कि किसी ग्रुप में शामिल होने के बाद क्या होता है? अभिमन्यु बहुत पहले से इस सवाल का जवाब जानना चाहता था, लेकिन उसे यह पूछने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि वो गुफा में दवाई जो बना रहा था। जरूर, मैं इसके बारे में आपको बिल्कुल बताऊंगी। मैंने सुना है कि तुम एक काले जादूगर हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारा जीवन हमारे जीवन से थोड़ा अलग रहा होगा। देखो, बेलगामी में ज्यादातर लाइट जादूगर या अपने इलाकों में प्रैक्टिकल करके सीखते हैं। यहाँ आसपास की जितनी भी अधिकांश चीजें हैं ना, वो हमारे अनुकूल हैं और हम एक दूसरे के साथ बहुत बातें करते हैं और लगभग सारी चीजें साझा करते हैं। नीलम ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। वो 1 सेकंड के लिए रुकी, लेकिन फिर कहने लगी, अगर तुम किसी ग्रुप में शामिल होने पर विचार कर ही रहे हो तो मेरा सुझाव है 6 रिंग टावर। वहां तुम्हें सबसे अच्छा साधन मिलेगा। साथ ही 6 रिंग हाई टावर एकमात्र प्रमुख ग्रुप है जिसे कोई परिवार नहीं चलाता। नाग पक्षी क्लिफ और सफेद महामहिम महल बाहरी लोगों से बहुत नफरत करते हैं। तुम्हारे लिए वहां जाना सही नहीं होगा। अभिमन्यु ने उसकी बात सुनकर हैरानी से पूछा, अच्छा, अगर वे बाहरी लोगों से नफरत करते हैं तो वे नया खून कैसे लेते हैं? क्या वे एक दूसरे से ही विवाह कर लेते हैं और रक्त रेखा को मिला लेते हैं? साथ ही मुझे यह भी बताओ कि सफेद महामहिम महल वास्तव में 6 रिंग हाई टावर से अधिक मजबूत है क्या? साथ में मुझे यह भी जानना है कि ये जो 2 जादूगर घरानों के बारे में तुमने मुझे बताया है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा जादूगरों की भर्ती क्यों नहीं की जाती है? क्या उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है या फिर बिल्कुल भी पैसा नहीं है? क्या मामला है वहां? मुझे थोड़ा समझाओ इसके बारे में। देखो, जहां तक मुझे पता है, तुम्हें लड़ने के लिए काले जादूगरों को खोजना होगा और यह काम बहुत ज्यादा कठिन है। नीलम ने उसे घूर कर देखा। इसके अलावा सफेद महामहिम महल ने हाल ही में जादुई काली पीठ के साथ गठबंधन किया है। यह बात सुनकर दोनों ने बात करना बंद कर दिया। तभी अभिमन्यु ने एक और जहाज को अपनी बाईं ओर चलते हुए देखा। यह जादूगर भेवान का जहाज था। वो छत के माध्यम से अपने केबिन में जा रहा था। जादूगर भेवान अचानक रुक गया और अभिमन्यु की ओर मुड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे घूरते हुए देख रहा हो। भेवान ने फिर से चलना शुरू करने से पहले अपना सिर हिलाया और अभिमन्यु पर हंसा। अभिमन्यु ने धीरे से पूछा, क्या मतलब है इसका? हंस क्यों रहे हो? अभिमन्यु के पूछने पर नीलम ने उसे समझाया, क्या तुम सच में नहीं समझे? उसने दर्जनों काले जादूगरों को मारा है और उनमें से अधिकतर तुम जैसे ही जादूगर थे। जाहिर है वो खुश नहीं है कि तुम टीम में हो। वे काले जादूगरों से नफरत करता है और तुम भी इनाम का हिस्सा लोगे। इस बात से तो तुम समझ ही सकते हो कि उसे कैसा लग रहा होगा। उसे उत्तेजित मत करो। एक बात और, जब तक तुम मेरे साथ इस जहाज पर हो, वो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन मुझे डर है कि अगर मैं आसपास नहीं रही तो वो तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करेगा। यह बात सुनकर अभिमन्यु का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नीलम ने उसकी ओर देखा। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो इतना स्ट्रांग है? अभिमन्यु ने पूछा। अगर वो जादूगर भेवान के ताने से गुस्सा नहीं हुआ होता तो भी वो थोड़ा परेशान तो था। ये सारी फालतू बातें छोड़ो
बस एक बात का ध्यान रखो कि मुझे और चाहिए राइनो का खून। ये काम जारी रखो, इसे रोको मत। नीलम कहकर सीधे अपने केबिन में प्रवेश कर गई। अभिमन्यु जहां था वहीं खड़ा रहा। फिर वो चारों ओर देखने लगा। अभिमन्यु टीम में किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता था और उसे यह यकीन था कि कोई भी उसके पास मौजूद चिप के बारे में नहीं जानता था। केवल एक चीज जो वो हर समय इस्तेमाल कर सकता था वो थी मेटल मास्टरी। अफसोस की बात है कि टैलेंट स्पेल लिक्विड स्टेज जादूगर के मुकाबले काफी मजबूत नहीं था। पिछली 2 बार की लड़ाइयों में उसने काले जादूगरों के खिलाफ अपनी लड़ाई जीती तो थी, क्योंकि उसने सिग्नेट का इस्तेमाल किया था। अभिमन्यु ने बेईमान के जहाज को फिर से देखा और वो भी अपनी केबिन में लौट आया। 3 दिनों बाद दोपहर हो चुकी थी। डूबता सूरज का आधा हिस्सा पहले ही डूब चुका था। सूरज की लाल रोशनी ने समुद्र की सतह को रंग दिया था। केबिन से निकलने के बाद अभिमन्यु की नजर एक जहाज के आकार की ब्लैक व्हेल की पीठ पर पड़ी। उसकी त्वचा एक सुनहरी चमक से ढकी हुई थी। व्हेल की बाईं ओर मछलियों वाले पुरुषों का एक ग्रुप धीरे धीरे समुद्र की सतह पर चल रहा था। उनके हाथों में काले त्रिशूल थे। ग्रुप में करीब 20 लोग थे। वे नीले चमड़े का कवच पहने हुए थे। उनके कान मछली के पंख की तरह लग रहे थे और उनकी त्वचा नीली थी। क्या आप लोग बेलगामी से हैं? नम गगन टीम के लीडर ने हीमनीश से पूछताछ की। मैं हीमनीश हूं। क्या तुम सुमैल हो? क्या राजकुमार को मेरा पत्र मिल गया? जहाजों में से एक तेज आवाज आई। अभिमन्यु की नजर से देखा जाए तो नम गगन इंसानों के समान दिखाई देते थे, केवल उनके कान और त्वचा में अंतर था। सुमैल नाम के व्यापारी लीडर ने अपना हाथ लहराया और जहाजों के दाहिनी ओर अनगिनत नम गगन दिखाई दिए। तभी एक छोटी सी टीम ने ग्रुप को छोड़ दिया और जल्दी से जहाजों में से एक में चली गई। अभिमन्यु ने जहाजों को देखा कि हीमनीश व्यापारी के साथ बातचीत करने की तैयारी कर रहा है। नम गगन टीम कई मिनटों के बाद जहाज पर चढ़ गई और उनके लीडर ने धीमी आवाज में हीमनीश के साथ बात करना शुरू कर दिया। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा कि नीलम के स्टूडेंट्स रेलिंग के आसपास बातचीत कर रहे हैं। प्रोफेसर नीलम कहाँ है? अभिमन्यु ने उनके पास जाते हुए पूछा। वो गोरा आदमी जो अभिमन्यु के पास द ब्लैक रोज ऑयल लाया था, उसने कहा, शायद प्रोफेसर अपने केबिन में आराम कर रही हैं। देखिए, उन्होंने मुझे बताया था कि वो परेशान नहीं होना चाहती हैं, इसलिए आप अंदर मत जाइए प्लीज। उसने आदर से जवाब दिया। तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? तुम प्रोफेसर नीलम के स्टूडेंट कब बने? अभिमन्यु ने पूछा। वो नीलम के बारे में और जानना चाहता था। क्या नए ग्रुप के साथ अभिमन्यु अपनी टीम बना पाएगा? देखिए श्रीमान, मेरा नाम कर्मा है। मैं अनाथ हूं। प्रोफेसर ने मुझे ढूंढा और मुझे पाला है। अगर प्रोफेसर नीलम नहीं होती तो हम बहुत पहले सड़क पर मर चुके होते। प्रोफेसर ने हमें एक घर दिया, हमें जीने का मकसद दिया। उस गोरे आदमी के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। अच्छा, तो इस तरह से तुम टॉप के योद्धा बने हो, सही है? क्या तुम प्रोफेसर हीमनीश के बारे में कुछ जानते हो? अभिमन्यु ने कहा। प्रोफेसर हीमनीश, ईमानदारी से कहूं तो हमने उनके बारे में कभी नहीं सुना, कम से कम बेलगामी में तो नहीं। यह कहते हुए कर्मा ने अन्य 2 स्टूडेंट्स की आंखों में देखा। देखिए, मुझे लगता है कि हीमनीश उनका असली नाम नहीं है, और मुझे यह भी लगता है कि उनके चेहरे पर एक विशेष मुखौटा लगा हुआ है। हीमनीश नम गगन राजकुमारों में से एक को जानते हैं, इसलिए उनका बैकग्राउंड बहुत ही मजबूत होना चाहिए। एक टॉप योद्धा जादूगर ने जवाब दिया। ये बात है। अच्छा, एक और सवाल है मेरा। तुम लोग किस ग्रुप से हो? अगर तुम्हें यह बताने में कोई परेशानी नहीं है तो प्लीज मुझे बता दो। अभिमन्यु का सवाल सुनकर वो तीनों गार्ड्स जो वहां खड़े थे हैरान हो गए। कर्मा ने हैरान होकर अभिमन्यु को जवाब दिया, प्रोफेसर नीलम ने आपको यह कभी बताया नहीं? मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने अभी तक आपको यह क्यों नहीं बताया। कर्मा ने सिर हिलाते हुए आगे कहा कि देखिए, हम 6 रिंग हाई टावर के शंदर परिवार से आते हैं। शंदर परिवार 6 रिंग हाई टावर में 3 सबसे मजबूत जादूगर परिवारों में से एक है। कर्मा ने जवाब दिया। शंदर परिवार। अभिमन्यु ने इस नाम को याद कर लिया।
उधर हीमनीश ने आखिरकार अपनी बातचीत पूरी की और नम गगन टीम ने जहाज को छोड़कर अपने ग्रुप में वापस लौट आए। अपने ग्रुप में वापस लौटने के कुछ सेकंड बाद ही वो व्हेल धीरे धीरे समुद्र में समा गई। तभी जादूगरनी दादी की आवाज अचानक आसमान में गूंज उठी। सभी जहाज हीमनीश के जहाज का पीछा करो, टीम के साथ रहो, वरना हम पर नीम गगन द्वारा हमला किया जा सकता है, सावधान हो जाओ। जादूगरनी दादी अनमग में बोल रही थी। उन्होंने अपने वाक्य को दूसरी भाषा में फिर से दोहराया। उसके बाद वो रुक गई। अभिमन्यु ने हीमनीश के जहाज को देखा कि वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब वो अन्य जहाजों की जांच कर रहा था तो उसे लगा कि पीछे किसी के पैरों के चलने की आवाज आ रही है। अरे प्रोफेसर नीलम! जहाज की छत पर बैठे 3 महान शूरवीर और अन्य सैनिकों ने झुककर प्रोफेसर नीलम को प्रणाम किया। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा कि नीलम उसकी ओर ही चली आ रही है। उसने बैंगनी कपड़ों की जगह इस बार सफेद कपड़े पहने हुए थे। अब की बार उसने अपने बालों को बांध लिया था। नीलम ने थके हुए स्वर में कहा, बहुत दुख की बात, हमें अपना मार्ग बदलने की जरूरत है। मुझे बताया गया था कि उनका यहां कारोबार है। अभिमन्यु कुछ नहीं कह रहा था। वो हवा में खून से लिपटी जलती हुई लकड़ी को सूंघ सकता था। सफेद धुंध ने उसकी आंखों को धुंधला कर दिया था, लेकिन वो अभी भी देख सकता था कि उसके जहाज के दाहिनी ओर क्या हो रहा है। नम गगन के ग्रुप्स ने एक विशाल काले महल के जहाज को घेर लिया था, जो अभी आग की लपटों में जल रहा था। वहां हवा में लौ की किरणें और बर्फ के गोले उड़ रहे थे। वो कुछ अजीब चमकते तेज के गोले की तरह दिखाई दे रहे थे। मुझे लगता है कि अनमग सैनिक अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं। बाधा टूट रही है, अभिमन्यु ने कहा। योद्धा और सैनिक पहले से ही रेलिंग को छोड़ चुके थे। वे इन 2 जादूगरों की बातचीत के बीच में नहीं आना चाहते थे। लेकिन देखो ना, कम से कम उन्होंने अभी तक बेलगामी पर युद्ध की घोषणा नहीं की है। कई दिन पहले जो राइनो का खून दिया था तुमने, वो देखा ना तुमने? कैसा था वो? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम यही करना चाहती थी? अगर तुम्हारा शरीर एनर्जी के रूप में बदल गया है तो अब तुम कभी भी अगले पड़ाव तक नहीं पहुंच पाओगी। अगर तुमने ऐसा करने का मन नहीं बनाया है तो प्लीज ऐसा मत करना, ये बेवकूफी होगी यार। यह कहकर अभिमन्यु मुस्कुराया। हाँ, मेरे ख्याल से तुम सही कह रहे हो। अगर स्थिति ऐसी रही तो मैं इसका उपयोग नहीं करूंगी। अगर मेरे शरीर को एनर्जी में बदल दिया गया है तो उसके बाद मैं दोबारा इंसान नहीं बन पाऊंगी, नीलम ने हल्के स्वर में जवाब दिया। अब अभिमन्यु के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। उसने कहा, रुको, क्या तुम रायनो का खून पीने जा रही हो? ये एक दर्दनाक अनुभव होगा, प्लीज ऐसा मत करो। अभिमन्यु ने अपने शरीर से खून के एक संकेत को सूंघा। तुम परेशान मत हो, मैं परिणाम जानती हूं। क्या तुम्हें वास्तव में लगता है कि ये एक आसान फैसला था मेरे लिए? मैंने तुम्हारे हाथ के पीछे जो हीरे के आकार का सहायक डिवाइस लगा है उसके बारे में कभी सवाल नहीं उठाया, तो तुम इसका कारण समझ सकते हो। समझ रहे हो ना? इतना कहकर नीलम बातचीत को खत्म करना चाहती थी। अभिमन्यु ने जिस तरह से उससे सवाल किया वो उसे पसंद नहीं आया। देखो, हम आइलैंड के करीब पहुंच रहे हैं, मुझे कुछ तैयारी करने की जरूरत है, तुम प्लीज बीच में मत आओ। यह कहकर नीलम आगे बढ़ गई। हाँ ठीक है, जरूर, जैसा तुम चाहो, मैं बीच में क्यों आऊंगा। अभिमन्यु ने सवाल पूछना बंद करने का फैसला किया। उसने आगे देखा कि नीलम आइलैंड के किनारे के बारे में बात कर रही थी। जहाज पर सवार 6 जादूगर अपने स्टूडेंट्स के साथ एक छोटी नाव में चले गए और रात के दौरान आइलैंड से निकल गए। वे एक ऐसे क्षेत्र की ओर जा रहे थे जो अभी तक व्यापारियों द्वारा रहने के लिए नहीं बनाया गया था। छत पर 6 लोग खड़े थे। सामने सफेद चोगा पहने एक पतली बूढ़ी औरत थी। जादूगरनी दादी के हाथों में पत्थर की एक छोटी प्लेट थी। प्लेट भूरे रंग की थी और इसके किनारों से एक डोरी जुड़ी हुई थी। तार से बंधा एक काला लाल पत्थर वहां पर मौजूद था और वो पत्थर एक निश्चित दिशा की ओर झुक रहा था। यह लगभग ऐसा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा पत्थर को खींचा गया हो। जादूगरनी दादी ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ पत्थर को देखा। हम करीब आ रहे हैं। मैंने पत्थर के दूसरे आधे हिस्से को आइलैंड पर छोड़ दिया और ये हमें कोहरे के माध्यम से
मार्गदर्शन दिखा रहा है, जादूगरनी दादी ने कहा। भीमनीश देवाशीष और जादूगरनी दादी के पीछे खड़ा था। देवाशीष और जादूगरनी दादी को देखकर लग रहा था कि वो एक जोड़ा बनाकर खड़े हैं। भेवान रेलिंग के पास खड़ा हो गया और पत्थर को घूरने लगा। अभिमन्यु नीलम के साथ खड़ा हो गया। उन दोनों के चेहरे पर भी कोई भाव नहीं थे। जहाज के चारों ओर केवल एक चीज दिखाई दे सकता था और वो था कोहरा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आसपास का क्षेत्र क्या है, कैसा है। ये कोहरा बहुत ही जालिम है। मुझे नहीं लगता कि दूसरे हमें ट्रैक कर पाएंगे इस कोहरे की वजह से। स्टूडेंट्स को ड्रग देने का कोई मतलब नहीं बनता, उन्हें सुलाने का कोई मतलब नहीं बनता, जादूगरनी दादी ने कहा। मुझे नहीं लगता कि आपके पास भविष्य की भविष्यवाणी करने की काबिलियत है। भीमनीश ने बुढ़िया को घूर कर देखा और कहा, अच्छा, तुम्हें जो भी लगता है तुम्हें लगे, मुझे इससे क्या। मैंने अपनी बात बता दी, लेकिन तुम याद रखना, तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, जादूगरनी दादी ने कहा। उनके अंतिम शब्द से जहाज के सामने का क्षेत्र अंधकार में बदल गया। नाव कोहरे को छोड़कर एक नए क्षेत्र में प्रवेश कर गई। ग्रे बादलों ने आकाश को ढक लिया। अभिमन्यु को यकीन ही नहीं हो रहा था कि पानी पर बनी यह नीली चमक धूप की नहीं बल्कि चांदनी से थी। वो जगह शांत और रहस्यमयी थी। यही हमारी मंजिल है। जादूगरनी दादी ने अपना सिर उठाया और राहत महसूस करते हुए आइलैंड की जांच की। जहाज ने समुद्र के मध्य से एक सफेद सीधी रेखा खींची और धीरे धीरे आइलैंड की ओर बढ़ गया। दादी ने चट्टान के एक टुकड़े पर कदम रखा और आइलैंड की ओर देखा। उनकी नजर में एक चीज तो साफ थी, एक ऊंची काली पहाड़ी जहां कोई पेड़ नहीं था। छाया से पूरा इलाका गहरे और अंधेरे में डूबा हुआ था। सब लोग सतर्क रहे, ये एक मीडियम लेवल के जादूगर का ग्रुप का इलाका है। मुझे लगता है कि आसपास कई जाल होंगे, उसमें फंसना मत, सावधान रहना सब, दादी ने सलाह दी। अन्य 4 जादूगर चट्टानों से कूदकर समुद्र किनारे पर उतरे। पीली धूल टूटे हुए काले पत्थरों के टुकड़ों में बदल गई। भेवान एक चट्टानी से आसानी से कूद गया क्योंकि हीमनीश उसकी तरफ ही चला रहा था। मुझे नहीं पता कि दादी ने तुम्हें टीम में शामिल होने के लिए क्यों बुलाया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम ये साबित कर सकते हो कि तुम मिशन के लायक हो, हीमनीश ने धीमी आवाज में कहा। तुम्हें समस्या क्या है? ये तुम तय नहीं करोगे कि टीम में कौन मूल्यवान है और कौन नहीं। ओह हाँ, रुको रुको, तुम तो वही हो ना जिसने टीम को कमजोर करने वाले गैस पड़ाव को आमंत्रित किया था, भेवान ने कहा। अच्छा, तो अब तुम मुझ पर तंज कर रहे हो। मुझे विश्वास है कि वो मिशन में बहुत अच्छा करेगा। मुझे भरोसा है कि वो मुझे निराश नहीं करेगा, हीमनीश बोलकर मुस्कुराया। अच्छा, क्या तुम इस बारे में पक्के हो? जो तुम्हें लग रहा हो सकता है इसका उल्टा भी हो जाए। भेवान ने हीमनीश को फिर देखा। वो अचानक घूमा और अभिमन्यु के पास चला गया। जादूगर लक्ष्य, तुम क्या चाहते हो? जादूगर हीमनीश तुम्हारे पर बहुत भरोसा करता है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम टीम में योगदान दे सकते हो या फिर जहाज पर बस यूं ही चले आए हो, भेवान ने अभिमन्यु की ओर देखकर कहा। अभिमन्यु के चेहरे के भाव बदल गए और वो थोड़ा पीछे हट गया। वो इस जादूगर से सुरक्षित दूरी बनाए रखना चाहता था। भेवान की आवाज गहरी और तेज हो गई। तो क्या अब तुम मेरी चुनौती स्वीकार करोगे? बस मैं और तुम। हारने वाला मिशन छोड़ देगा और स्वीकार करेगा कि वो बेकार है, भेवान ने अपनी घमंड भरी आवाज में फिर से बोला। अभिमन्यु ने अपनी आंखें नीची कर ली। यह साफ था कि भेवान को हीमनीश पसंद नहीं आया था और शायद उसे किसी बात पर उसने ताना मारा था जो उसे और भी पसंद नहीं आया था। इसलिए उसने अभिमन्यु को एक लड़ाई के लिए चुनौती देने का फैसला किया। हालांकि अभिमन्यु सिग्नेट और दिल के बमों का इस्तेमाल यहां नहीं करना चाहता था और केवल धातु महारत का उपयोग करके उसे चित करना चाहता था, लेकिन भेवानी के पास बहुत अच्छा खासा प्रैक्टिकल अनुभव था। वो लिक्विड स्टेज का एक जादूगर था। फिलहाल अभिमन्यु एक नया एनर्जी दबाव फॉर्मूला सीख रहा था
और उसने अपना अधिकांश समय जहाज पर प्रयोग करने में ही बिताया था। फिर भी उसे इस बात का यकीन नहीं था कि क्या वो भेवान के खिलाफ लड़ाई जीत सकता है। अभिमन्यु की जादुई शक्ति पहले की तुलना में अधिक थी, लेकिन एनर्जी दबाव मेथड का उपयोग करने के लिए बहुत अधिक दिमागी शक्ति की जरूरत होती है। वे सभी खंडहर के करीब पहुंच रहे थे। अभिमन्यु को इस बारे में अच्छे से मालूम था कि वे सभी खंडहर के करीब पहुंच रहे हैं और फिलहाल वो अपनी दिमागी शक्ति को बर्बाद नहीं करना चाहता था। देखो भेवान, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहता, अभिमन्यु ने हल्के स्वर में उत्तर दिया। भीमनीश ने उसकी ओर देखा। यह सिर्फ एक परीक्षा है, चुनौती स्वीकार करो। तुम तो एक काले जादूगर हो, है कि नहीं? तुम पीछे क्यों हट रहे हो? ऐसा बोलकर वो बूढ़ा देवाशीष हंसा। दादी एक शब्द बोले बिना बस खड़ी रही, लेकिन उन्हें भी लड़ाई में दिलचस्पी थी। नीलम के चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है। वहां के स्टूडेंट्स पहले ही जाग चुके थे। अभिमन्यु और भेवान की बातचीत से आकर्षित होकर वे समुद्र के किनारे पर कूद गए। टीम दोनों के बगल में खड़ी हो गई। चिंता मत करो, यह सिर्फ एक परीक्षा है, जैसा कि देवाशीष ने कहा। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा मेरे प्यारे मुन्ने, भेवान ने कहा। उसकी हरी आंखें अभिमन्यु को घूर रही थी। साथ में मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि तुम्हें यह दिखाने की जरूरत है कि तुम क्या क्या कर सकते हो। इस टीम में तुम एकमात्र गैस स्टेज वाले जादूगर हो। कोई दूसरा नहीं है यहाँ पर तुम्हारे जैसा गैस लेवल का जादूगर। अगर तुम हमारे साथ इनाम साझा करने का ख्वाब देख रहे हो तो तुम्हें मेरी चुनौती स्वीकार करनी होगी। और हाँ, एक बात और, अगर तुम सच में कायर हो तो बस नाव पर जाओ और वहीं बैठे रहो, जबकि हम सभी लोग मिशन पर जाएंगे। क्या कहते हो, कायर हो या बहादुर? ये कहकर भेवान थोड़ा आगे की ओर झुक गया। उसने अपना चेहरा हिमनीश की ओर घुमाया और हंसा। अभिमन्यु को एहसास हुआ कि भेवान हिमनीश को ताना मार रहा है, लेकिन ताना मारते वक्त भी उसे अपने बैकग्राउंड का डर था। इसलिए उसने हिमनीश के बजाय अभिमन्यु के साथ खिलवाड़ करने का फैसला किया। ऐसा लग रहा था कि यहाँ के जादूगर हिमनीश के परिवार को जानते थे। अभिमन्यु ने चारों ओर देखा। तर्क देखने वाले सभी जादूगर जानना चाहते थे कि वो कितना स्ट्रांग है। चलो ठीक है, ऐसी बात है, अब तुमने ऐसी परिस्थिति खड़ी कर दी है तो शुरू करते हैं। जैसे ही अभिमन्यु ने यह शब्द समाप्त किए, उसने हरे रंग की एक सुई को अपनी छाती की ओर आते देखा। सुई पूरी गति से यात्रा कर रही थी। हवा में एक हरे रंग की लाइन खिंच रही थी। टिंग! अभिमन्यु के सामने एक चांदी की ढाल बनी और उसने हमले को रोक दिया। उस सुई में ढाल से टकराते ही आग लग गई। अभिमन्यु के पास प्रतिक्रिया देने का समय नहीं बचा था। फिर भी भेवान का चुपके से किया गया यह हमला लगभग असफल हो गया। चेतावनी, खतरे का पता चल गया है। चिप की यांत्रिक आवाज अभिमन्यु के सिर में गूंज रही थी। भेवान की ताकत 20 से अधिक है। जिस समय अभिमन्यु भेवान की ताकत के बारे में सोच रहा था, उसी समय चांदी की ढाल उसके सामने आकर बन गई। एक नई हरी सुई हवा में थोड़ी देर के लिए रुकी और फिर से अभिमन्यु की ओर आने लगी। एक बार फिर जब हरे रंग की सुई को ढाल ने रोक दिया तो अभिमन्यु तुरंत पीछे हट गया। उसने हाथ उठाया और एक लंबा काला खंजर बनाया। उसने सुई की नोक को उस खंजर से मारकर रोकने की पूरी कोशिश की। काला खंजर टुकड़े टुकड़े हो गया। अभिमन्यु पीछे हटता रहा, लेकिन उसके जूते पहले से ही सर्द समुद्र की वजह से कमजोर हो गए थे। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि भेवान उससे 10 मीटर की दूरी पर था। क्या भेवान अभिमन्यु का दुश्मन है? कैसे करेगा अभिमन्यु इस अनजान खतरे का सामना?